तपोवन की सुरंग में फंसी 37 जिंदगियों को बचाने की जंग जारी। 100 मीटर अंदर पहुंची रेस्क्यू टीम। मलबा हटाने का काम जारी। दलदल होने के कारण मिशन में देरी हो रही है, पर उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा। जवान टनल में फंसे लोगों को निकालने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में हादसे वाली जगह का जायजा लेने केंद्रीय मंत्री आरके सिंह भी पहुंचे। आरके सिंह ने कहा कि यह बहुत बड़ी त्रासदी है। केंद्र रेस्क्यू ऑपरेशन और हादसे पर पूरी नजर बनाए हुए है। कई जिंदगियां अब भी सुरंग में फंसी हुई हैं। उत्तराखंड हादसे में मृतकों का आंकड़ा 19 पहुंचा। तपोवन सुरंग में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सुरंग में अब भी कई लोग फंसे हुए हैं। तपोवन सुरंग के पास रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों से मलबा और पत्थर हटाए जा रहे हैं। ऑपरेशन में सेना के इंजीनियर भी लगे हुए हैं। जेसीबी मशीनों से टनल के अंदर रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही है। सामने जहां रेस्क्यू चल रहा है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी ऑफिशियल्स, आर्मी, और ये जिस तरीके की तस्वीर है, टनल की तस्वीर ठीक सामने, जो तबाही का मंजर था वो यही था। अपनों को खो दिया, अपनों को तलाशा जा रहा है। ये वो टनल का हिस्सा है जिसको लगातार यहां से खाली किया जा रहा है। उत्तराखंड में फिर कुदरत ने भारी तबाही मचाई है। चमोली के तपोवन इलाके में ग्लेशियर फटने से कई गांव तबाह हो गए। हादसा इतना भीषण हुआ कि आसपास के कई गांव का संपर्क टूट गया। टनल से लगातार मलबे को हटाया जा रहा है ताकि जो लोग फंसे हैं उन्हें बचाया जा सके। आज सुबह पानी का बहाव काफी कम हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पर झील जैसी स्थिति बनी हुई है। तपोवन प्रोजेक्ट के पास पानी और मलबा इकट्ठा है। करीब 16 लोगों को निकाला गया, पर कई लोग फंसे हुए हैं। आईटीबीपी, उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना यहां पर संयुक्त ऑपरेशन कर रही है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक करीब 202 लोग लापता हैं। डेड बॉडी हमने रिकवर कर ली है और कुल मिसिंग का नंबर 202 पे पहुंचा है। 100 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके नंबर से नाम नहीं है, तो फिर भी जिसने लिखवाया है कुल मिला के 202 लोग हैं, जिसमें से 2 हमारे पुलिस वाले हैं, 11 लोग गांव के हैं और 189 लोग दोनों प्रोजेक्ट पे काम करने वाले। ग्लेशियर टूटने से आए सैलाब की चपेट में रैणी गांव आया। रैणी गांव के पास ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट था, जो सैलाब की चपेट में आकर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। रैणी गांव के आसपास भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से किया जा रहा है ताकि लापता लोगों को तलाशा जा सके। वो ग्लेशियर टूटा और टूट के ये जो नदी नीचे बह रही है ऋषि गंगा, इसमें वो ग्लेशियर फटा और सैलाब बहता हुआ आगे गया और आगे कुछ किलोमीटर जाकर जो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट था उसको धराशायी करते हुए पूरा बहा कर ले गया, जिसमें कि सैकड़ों लोग। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के 50 से 60 मजदूरों से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। ये सभी मजदूर उत्तराखंड के पावर प्लांट में काम करने गए हुए थे। लखीमपुर खीरी में मजदूरों के परिवार के लोग बिलख रहे हैं। परिवार के सदस्यों से बात ना हो पाने की वजह से लोग अभी भी परेशान हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। कहा, सुधारों को मौका देना चाहिए, किसान आंदोलन खत्म करे, बातचीत के रास्ते खुले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। गालियों को मेरे खाते में जाने दो, लेकिन सुधारों को होने दो। आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। पीएम मोदी ने किसानों को एक बार फिर भरोसा दिलाया कि एमएसपी है, था और रहेगी। मंडियों को मजबूत किया जा रहा है। जिन 80 करोड़ लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है वो भी जारी रहेगा। किसानों की आय बढ़ने के लिए दूसरे उपाय भी किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अगर अब देर करेंगे तो किसानों को अंधकार की तरफ धकेल देंगे। चाहता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह का बयान पढ़कर विपक्ष को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने भी कृषि सुधारों की बात की है। शरद पवार ने अभी भी सुधारों का विरोध नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज विपक्ष यू टर्न कर रहा है क्योंकि राजनीति हावी है। ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने,
भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है, गर्व कीजिए। पीएम मोदी ने कहा कि हमने बुद्धिजीवी सुना था लेकिन कुछ लोग आंदोलन जीवी हो गए हैं। देश में कुछ भी हो वो वहां पर पहुंच जाते हैं, कभी पर्दे के पीछे, कभी कभी फ्रंट पर। ऐसे लोगों को पहचान कर हमें इनसे बचना होगा। आंदोलन जीवी लोग खुद आंदोलन नहीं चला सकते लेकिन किसी का आंदोलन चल रहा है तो वहां पहुंच जाते हैं। ये आंदोलन जीवी ही परजीवी हैं जो हर जगह मिलते हैं। बुद्धिजीवी ये सारे शब्दों से परिचित हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। अंतर्राष्ट्रीय साजिश का भी पीएम मोदी ने जिक्र किया का एक नया एफडीआई मैदान में आया है, यानी फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। इस एफडीआई से देश को बचाने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत किसी सरकार की नहीं बल्कि देश का आंदोलन है। कुछ लोग हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, ऐसे में हमें सतर्क रहना चाहिए। पंजाब का बंटवारा हुआ, 1984 के दंगे हुए, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा हुआ। फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के अंत में विपक्ष पर तंज कसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप कोरोना काल में अपने घरों में रहे, आपके अंदर काफी था तो आपने सारा गुस्सा मुझे गाली देने में निकाल दिया। कम से कम मैं आपके काम तो आया, ये आनंद लीजिए और इसे जारी रखिए। मोदी है, मौका लेते रहिए। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने बजट में सैनिकों की पेंशन में कटौती के मुद्दे को उठाते हुए ट्वीट किया, कहा ना जवान ना किसान, मोदी सरकार के लिए 3-4 उद्योगपति मित्र ही भगवान। राहुल ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि बजट में कुछ उद्योगपतियों का ही ध्यान रखा गया है और सैनिकों की पेंशन तक में कटौती की गई है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी परिवर्तन यात्रा को लेकर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है। दरअसल मुर्शिदाबाद के बेलंदगा में नादिया में निकाली गई परिवर्तन यात्रा को लेकर पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद आपको बता दें कि भारत सेवाश्रम संघ के सामने पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पुलिस का कहना है नादिया की देवग्राम में परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने खुले मन से ममता बनर्जी को बंगाल की एक नंबर मीर जाफर बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि सांसद भतीजा अभिषेक बनर्जी पर निशाना उन्होंने साधा। अभिषेक बनर्जी पुलिस प्रशासन के दम पर शुभेंदु अधिकारी को धमकियां दे रहा है। अभिषेक एक बार पुलिस को हटा ले, फिर देखना जिस जमीन पर वो चिल्ला चिल्लाकर बोल रहा है उस जमीन के भीतर चला जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह 11 फरवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान उत्तर 24 परगना के ठाकुरनगर में एक रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह अपनी इस रैली में बंगाल के मतुआ समुदाय को संबोधित करेंगे। साथ ही संशोधित नागरिकता कानून पर लोगों को अहम जानकारी दे सकते हैं। इससे पहले 30 जनवरी को दिल्ली में बम धमाके की वजह से अमित शाह की रैली रद्द कर दी गई थी। लंबे समय से पार्टी की गतिविधियों से दूर रहने के बाद पंजाब के कांग्रेस नेता हाईकमान से मिलने 10 जनपद पहुंचे। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ पंजाब के प्रभारी हरीश रावत भी नजर आए। कयास लगाए जा रहे हैं कि सिद्धू को पंजाब सरकार में कोई अहम पदभार दिया जा सकता है। मुलाकात के दौरान माना जा रहा है कि किसानों के आंदोलन को लेकर भी चर्चा हो सकती है।
मुख्तार अंसारी की कस्टडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर यूपी और पंजाब सरकार में तकरार हुई। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि आखिर क्या वजह है कि यूपी के गैंगस्टर को पंजाब में इतना समर्थन दिया जा रहा है। यूपी सरकार ने आरोप लगाया कि अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में आराम से रह रहा है, जबकि पंजाब सरकार ने हलफनामे में डिप्रेशन का मरीज बताया। अब मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। पाक घुसपैठियों पे जवानों का सख्त एक्शन जारी है। बीएसएफ ने सांबा सेक्टर में एक पाक घुसपैठियों को मार गिराया। घुसपैठिए ने तार क्रॉस करके भारत में घुसने की कोशिश की थी। बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी घुसपैठिया आगे बढ़ा। बीएसएफ ने घुसपैठियों को रोकने के लिए फायरिंग की। घुसपैठिया ढेर हुआ। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। श्रीगंगानगर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ और पाकिस्तानी तस्करों के बीच गोलीबारी की खबर है। पाकिस्तानी तस्कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके अवैध रूप से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। बीएसएफ ने तस्करों को रोकने के लिए गोली चलाई। चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच आज से राजस्थान के बीकानेर में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास। अमेरिकी सेना का एक दल बीकानेर के सूरतगढ़ पहुंच चुका है। संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास काउंटर टेररिज्म पर केंद्रित होगा। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के खिलाफ ट्वीट कर भारतीय सेलिब्रिटीज फंसते नजर आ रहे हैं। अब महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने सचिन कोहली समेत कई भारतीय शख्सियतों के ट्वीट्स की जांच कराने की बात कही है। दरअसल कांग्रेस नेताओं ने किसान आंदोलन पर हरियाणा के ट्वीट के जवाब में सचिन, अजय देवगन, लता मंगेशकर समेत कई हस्तियों के ट्वीट की शिकायत महाराष्ट्र सरकार से की थी। किसान आंदोलन पर ट्वीट को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर जैसे भारत रत्न प्राप्त लोगों का उपयोग करना सही नहीं है। किसान आंदोलन के समर्थन में पॉप सिंगर रिहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग समेत कई विदेशी हस्तियों ने ट्वीट किया था, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर समेत कई भारतीय हस्तियों ने सरकार के रुख के समर्थन पर ट्वीट किए। इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। अपना क्वारंटाइन समय पूरा कर बेंगलुरु से चेन्नई रवाना हुई एआईएडीएमके की पूर्व नेता शशिकला की एक झलक पाने के लिए सड़कों में हुजूम उमड़ा। तमिलनाडु में शशिकला का जबरदस्त स्वागत करने की तैयारी की गई है। शशिकला को जयललिता का बेहद करीबी माना जाता है। भ्रष्टाचार के मामले में 4 साल की कैद की सजा पूरी करने के बाद शशिकला को 27 जनवरी को रिहा किया गया था। शशिकला 2017 से बेंगलुरु की जेल में बंद थी। रिहाई के आदेश के बाद कोरोना संक्रमण के चलते शशिकला अस्पताल में भर्ती थी। अस्पताल से शशिकला को 30 जनवरी को छुट्टी मिल गई थी। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह तमाम हिस्सों में घना कोहरा छाया। विजिबिलिटी हुई कम, रफ्तार पर लगी ब्रेक। दिल्ली के द्वारका और मजनू टीला में विजिबिलिटी बेहद कम रही। मौसम विभाग के मुताबिक एक बार फिर से बदल सकता है दिल्ली का मौसम। पारा नीचे लुढ़कने की आशंका, बढ़ेगी ठिठुरन। देश में 24 घंटे में कोरोना के 12,000 से अधिक नए केस सामने आए। 78 मरीजों की मौत। कोरोना से एक दिन में 11,805 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 1,05,00,000 अधिक मरीज ठीक हुए हैं। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में अब तक 20 करोड़ 19 लाख से ज्यादा टेस्टिंग की गई है। 5,32,000 लोगों का टेस्ट कल किया गया। दिल्ली में काबू है कोरोना। दिल्ली में 10 महीने में सबसे कम मौतें। पिछले एक दिन में दिल्ली में 2 मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के 119 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर 0.22% रही। दिल्ली में एक्टिव केस 1,206 तक पहुंच गए हैं, जबकि होम आइसोलेशन में 452 मरीज हैं। दिल्ली में संक्रमण दर कम होने की वजह से नॉन कोविड घोषित हुए 6 अस्पताल। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया। दिल्ली में जीटीबी, डीडीयू, दीपचंद, संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल समेत 6 अस्पतालों को नॉन कोविड अस्पताल घोषित किया गया है। कोरोना के संक्रमण दर कम होने की वजह से फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश के धार में एक कुएं में गिरा तेंदुआ। जानकारी मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को कुएं से बाहर निकाला गया। तेंदुए को निकालने के बाद पहले उसकी जांच की गई, उसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। चेन्नई में कस्टम अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई। कस्टम के अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर तस्करों के साथ सोना पकड़ा। पकड़े गए तस्कर के पास से 1 किलो सोना बरामद। अधिकारियों ने पकड़े गए सोने को जब्त कर लिया है। बाजार में सोने की कीमत 48 लाख रुपए बताई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।